चलिए अब कमोडिटी बाजार का हाल लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नारने जुड़ रहे हैं। किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मानसून आगे बढ़ा है, कमोडिटी बाजार पर, एग्री कमोडिटीज पर हम एक अच्छा खासा असर देख रहे हैं। सोयाबीन, ग्वार और साथ में हल्दी, इनकी खेती वाले सभी इलाकों में काफी अच्छी बारिश है। मार्केट के लिहाज से कैसे देख रहे हैं आप इन तीनों कमोडिटी को? आई थिंक जो खास करके जो खरीफ क्रॉप से सोयाबीन जो मानसून का कवरेज काफ़ी अच्छा है, एकरेज अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। ग्लोबली थोड़ा सा सोयाबीन में स्ट्रांग है बिकॉज साउथ अमेरिकन क्रॉप में जो कमी होने की वजह से ओवरऑल ग्लोबल इन्वेंट्रीज में थोड़ा सा टाइट हो सकता है। बट आई थिंक डोमेस्टिक क्रॉप आज हाल फिलहाल के लिए तो मानसून के ऊपर काफ़ी निर्भर है, तो सेंटिमेंट वीक रहेगा। मैं सोयाबीन अक्टूबर वायदा में बेचने का सलाह दूंगा 3750 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 3790 और स्टॉप टारगेट रहेगा 3675 के आसपास। ओके, और वहीं कपास की बात करें तो बुआई के जो आंकड़े आए हैं वो करीब 50% घटकर निकल कर आए हैं, लेकिन भाव काफी ऊंचे हैं। तो ऐसे में आपका कपास पर क्या व्यू बन रहा है? एज ऑफ नाउ अगेन गुजरात का काफ़ी हद तक एरिया अभी कवरेज से बाहर है, और हाल फिलहाल के लिए जो एकरेज नंबर्स हम लोग देख रहे हैं, और पिछले 2 साल से जो कपास अंडर परफॉर्मर भी था, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकता है, बट आई थिंक मीडियम टर्म में इसमें अच्छा खासा तेजी देखने के लिए मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म में अगेन काफ़ी हद तक हाउ द रेंज विल प्रोग्रेस उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है, तो शॉर्ट टर्म रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है। और चलिए कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं, जहां पर सोने के चाल पर नजर डालिए, क्योंकि 2 साल का ऊपरी स्तर छूने के बाद सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। दरअसल ऊंची कीमतों पर डिमांड जो है वो कम होती दिखाई दे रही है भारतीय बाजार में, और नतीजा ये है कि ज्वेलर्स कई ऑफर तक दे रहे हैं। घरेलू बाजार में सोने पर करीब 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम का डिस्काउंट भी चल रहा है। दूसरी ओर पिछले 6 महीने के दौरान सोने का इंपोर्ट करीब 50% गिर गया है। इस साल जनवरी से जून तक मुश्किल से 212 टन सोना इंपोर्ट होने का अनुमान है। किशोर, आपका क्या व्यू है? बेशक करेंसी और ग्लोबल हालात के बदौलत सोने में तेजी देख रहे हैं, लेकिन फिजिकल डिमांड बेहद कमजोर है। क्या ये एक आगे गिरावट का संकेत दे रहा है? कैसे समझें इस फैक्टर को? यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा एक्चुअली आप फंडामेंटली देखेंगे तो जो पिछले कई हफ्तों से कई महीने से हम लोग जो नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स यूएस से जो देख रहे थे वो ख़राब आ रहे थे, और पिछले हफ्ते जो देखा है हम लोग ने वो काफ़ी अच्छा है और पॉजिटिव सरप्राइज था मार्केट्स के लिए। तो आई थिंक वो एक सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है गोल्ड में। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली उसमें प्रेशर आने के चांसेस है, बिकॉज काफ़ी अच्छा रैली देख चुका है, एक डिसेंट करेक्शन का उम्मीद भी कर रहे थे मार्केट, और उसके सामने नॉन फॉर्म पेरोल नंबर बेटर आया था। बट आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट्स में डिमांड बहुत कमज़ोर है, जैसा आपने बताया कि फिजिकल मार्केट्स में डिस्काउंट चल रहे हैं, तो देयर इज ओवर इन्वेंट्री का सिचुएशन है, तो इसकी वजह से डिस्काउंट भी बहुत डीप चल रहा है। बट हाल फिलहाल के लिए मुझे रिवाइवल ऑफ डिमांड दिख रहा है। अगर प्राइसेस में थोड़ा सा डिप्स मिलता है तो थोड़ा सा ज्वेलरी डिमांड बढ़ सकता है अगले 2 महीने में। बट हाल फिलहाल के लिए एज अ मार्केट पर्सपेक्टिव तो मंदी रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। मैं 31,730 के आसपास गोल्ड का बिकवाली का सलाह दूंगा आज, 31,950 का स्टॉप लॉस के साथ, और लोअर लेवल पे 31,350 के आसपास का टारगेट्स के लिए। किशोर, अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो सोना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल असेट क्लास रहा है, चाहे वो आप इक्विटीज की बात करें या फिर किसी भी और असेट क्लास की बात करें। सोने ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं, सोने और चांदी को भी साथ में मिला सकते हैं आप। लेकिन क्या अगले 6 महीने भी सोने के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा? बिल्कुल, यहाँ पे अगेन 2 चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहली बात है कि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स है, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी जो डेवलप्ड वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो सब पार जीरो, मतलब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स जब तक चलेगा तब तक इसमें गोल्ड में फंडामेंटली तेजी बने रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि फेड के
इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो क्षमता है कितना है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आज मार्केट ये जो डिस्काउंट करके चल रहा है कि नवंबर तक तो कोई रेट हाइक नहीं होगा, प्रॉबेबली अगर डेटा खराब रहा तो नवंबर में भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये जब तक सिचुएशन बने रहेगा तब तक गोल्ड तेजी रहेगा, और अगर डॉलर में बहुत ज़्यादा कमजोरी देखा जाएगा तो भी इसमें गोल्ड के लिए फायदेमंद रहेगा। तो मेरे हिसाब से वेदर इट इज़ अ क्वेश्चन दैट ये टॉप एसेट क्लास रहेगा नहीं रहेगा, बट ओवरऑल तेजी बने रहेगा। ओके, तो ओवरऑल तेजी बना रहेगा। क्या चांदी में भी आप तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? बेस मेटल्स का सहारा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का सहारा और अब रिन्यूएबल एनर्जी का भी सहारा चांदी को मिल रहा है। सलाह क्या है आपकी चांदी पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, यहाँ पे अगेन अभी हाल फिलहाल के लिए जो गोल्ड का जो तेजी ड्राइव किया था सिल्वर को, अगेन अभी थोड़ा सा गोल्ड जो करेक्शन देख रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी सिल्वर में बहुत इतना ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल्स या नॉन फेरस मेटल्स में थोड़ा सा तेजी है। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में चल रहे हैं। तो सिल्वर अभी भी मुझे लगता है कि डिप में बाय कर लेना चाहिए। 47,900 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। 47,500 का स्टॉप लॉस और 48,550 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, तो आज के दिन में भी बाय करके चलने की सलाह है। 47,900 पर खरीद कर 48,550 के टारगेट के लिए आप इस वक्त खरीद सकते हैं। 47,500 पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। किशोर बने हुए हैं हमारे साथ। कच्चे तेल में हल्की कमजोरी, 30,000 के आसपास का स्तर, क्या करना चाहिए आपको, समझेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। इस वक्त बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज दबाव बना हुआ है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी छोटे से दायरे में कारोबार आज आपको दिखाई देगा, लेकिन अहम आंकड़ा आने वाला है। अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट शाम को आएगी। हमारे साथ किशोर नाने हैं। किशोर, 2 महीने के निचले स्तर पर है क्रूड। क्या आपको लगता है दबाव यहाँ और बढ़ने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नाइमेक्स पर 45 के नीचे आ गया है? आगे क्या देख रहे हैं आप कच्चे तेल के लिए? आई थिंक कच्चे तेल का जो मार्केट है वो फंडामेंटल जो बेसिक अंडरलाइंग फंडामेंटल है वो जो सप्लाई के साइड वापस आते हुए दिख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो हम लोग ने तेजी देखे थे वो कई अलग कारण की वजह से, मतलब अब कैनेडियन वाइल्ड फायर्स हो, नाइजीरियन पाइपलाइन बर्स्ट हो, अलग अलग रीजंस की वजह से बढ़ चुका था। बट ओवरऑल अदरवाइज तो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन तो अभी भी मंदी का ही था। तो आई थिंक जैसे जैसे वो फैक्टर्स का जो इफेक्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं और मार्केट वापस उसका जो पुराना फंडामेंटल की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग ये मंदी वापस आते हुए देख रहे हैं। हाल फिलहाल के लिए आई थिंक थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करता हूँ मैं 1-2 दिन के लिए, अगेन बिकॉज एक इराक में एक पाइपलाइन लीकेज की वजह से वहाँ पे तो लोडिंग बंद किया हुआ है। अदरवाइज मार्केट तो ओवरऑल मंदी का ही है, तो हाल फिलहाल इसमें भी सेलिंग का ही सलाह दूंगा मैं। ओके, फिलहाल बेच करके चलने की सलाह है। लेकिन अगर किशोर थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक देखें तो ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि कच्चा तेल एक छोटे दायरे में है, 50 ऊपर नीचे प्रॉबेबली 45 या फिर 43, 44, उससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका क्या व्यू है? अगर 2 से 3 महीने की बात करें तो कच्चे तेल को आप कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं? आई थिंक 2-3 महीने में मुझे लगता है कि एक बार $42 के आसपास का सपोर्ट लेकर इसमें 42 और 47 का रेंज में ही रहना चाहिए। आई थिंक ये रेंज $5 का रेंज है, बिकॉज 42 के नीचे जाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा ट्रिगर चाहिए। एज ऑफ नाउ डिमांड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है, चाइना, इंडिया, सम ऑफ द अदर कंट्रीज में से, बट सप्लाई इसको ओवर पावरिंग हमेशा रहा है और अनटिल अनलेस सऊदी जैसा मेजर प्रोड्यूसर कट बैक करेगा तब तक इसमें कुछ खास फंडामेंटल चेंज नहीं दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये रेंज है। अगर एक्सटर्नल रेंज देखेंगे तो प्रॉब्ली $40 टू लेकर $50-52। आई थिंक $50 को ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है और नीचे में 42 से $40 का सपोर्ट लग रहा है।
ओके, तो 40 से 42 डॉलर के आसपास का सपोर्ट निचले स्तर पर और ऊपरी स्तर पर 50 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है कच्चे तेल में। और हमने देखा भी है जितनी बार भी 50 के ऊपर गया बहुत जल्दी से नीचे आया है। इनफैक्ट 50 के ऊपर बहुत कम देर के लिए टिका है कच्चा तेल। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैस की, क्योंकि वहां पर तेज गिरावट आई थी। क्या करना चाहिए? कल हमने देखा था वहां पर प्रेशर में कारोबार हुआ था, आज हल्की इंप्रूवमेंट के साथ ट्रेड हो रहा है, करीब 0.5% की इंप्रूवमेंट है, 183 पर आ गया है। लेकिन बहुत ही तेज राइज नेचुरल गैस ऑलरेडी देख चुका है। इस वक्त 183 के आसपास क्या करेक्शन माने थोड़ा हुआ है या अभी और बाकी है? आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत और करेक्शन बाकी है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से 178 तक भी डाउनसाइड आ सकता है। तो हाल फिलहाल के लिए 183 184 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 187 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउनसाइड में आपको 178 180 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ऑलराइट किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बेस मेटल्स में क्या होना चाहिए आज आपका एक्शन जानेंगे किशोर के साथ ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंडअप में अब बात बेस मेटल्स की, जहां पर आज हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। चीन में एक राहत पैकेज जिसको हम अक्सर कहते हैं कि वो एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात कर सकते हैं, उसकी उम्मीद से कॉपर और निकल समेत सभी मेटल्स ऊपर हैं। हमारे साथ किशोर बने हुए हैं। किशोर, निकल काफी तेजी से भाग रहा है, 686 के आसपास आ चुका है इस वक्त। तो सबसे पहले आपसे निकल के पर ही कॉल लेना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? आई थिंक निकल में जो है निकल दो चीज़ की वजह से, पहले चीज़ है कि उस जो प्राइसेस है आई थिंक जो पिछले 1-1.5 साल से जो अंडर परफॉर्मेंस था, काफ़ी सप्लाई साइड श्रिंकेज हो चुका है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल के लिए जो फिलीपींस का जो प्राइमरी ओर के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस का है उसके वजह से कि भी इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो हाल फिलहाल के लिए निकल अगेन आउट परफॉर्मर रह सकता है और इसमें तेजी कंटिन्यू रहेगा का उम्मीद है। और अदर बेस मेटल्स में जैसा आपने बताया कि दो चीज़ है, एक है कि जो सेंटिमेंट्स सुधर गया था आफ्टर जॉब्स नंबर्स, यूएस का जो नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स के बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का जो सेंटिमेंट है वो सुधर चुका है। सेकंड, चाइना कहीं ना कहीं ग्रोथ को पुश करने के लिए कोशिश करेंगे, बिकॉज 6.6% का ग्रोथ हम लोग ने नंबर्स देखा है हाल फिलहाल, वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ नंबर्स रिसेंटली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं चाइना से ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ पुश करने का कोशिश करेंगे। तो वो उम्मीद से दोनों साइड से इसको कॉपर और निकल, जिंक, ये तीनों मेटल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे एल्यूमिनियम का भी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक पेन से गुजर रहे हैं और वहाँ पे भी एक फंडामेंटल सपोर्ट मिलने का उम्मीद है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बेस मेटल्स का बॉटम बन चुका है 2-3 महीने पहले, और ये जो रैली है ये आई थिंक सस्टेनेबल बुल रन है। मे बी स्लो रहेगा, बट आई थिंक अगले 6 महीने में ये तेजी का ही व्यू लेके चलना चाहिए। सो आपको लगता है जो लो लेवल्स हमने अब से करीब 2-3 महीने पहले देख लिया वो वापस नहीं आने वाले और यहाँ से एक सस्टेनेबल रैली देखने वाले हैं? इनफैक्ट अगर 2015 के लो लेवल्स की बात करें तो वो लेवल्स नहीं देखने वाले, यहाँ से आगे की तेजी ही दिखाई दे रही है, भले ही स्लो रिकवरी हो। लेकिन किशोर, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। जाने से पहले आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? मेरा खुद का कोई पोजीशंस नहीं है। हम लोग मोरलेस ये सारे स्ट्रेटेजीज हमारे क्लाइंट्स को दिया हुआ है। ऑलराइट किशोर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कमोडिटी राउंडअप में इसी के साथ इतना ही। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्पेस में आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी बताएंगे अनिल सिंघवी फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।